मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, देशभक्ति जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को तो कुछ मिलता ही नहीं, वतन परस्ती के कदमों में सारा जहान होता है, वतन परस्ती के कदमों में सारा जहान होता है। जय हिंद। मैं आप सभी के अपने चैनल संत यतिनाथ विद्यापीठ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आज हम एक यात्रा पर चलेंगे। Means we are going to a incredible journey which name is nationalism in India, and this video is very useful and special for class 10th standard. This lecture, this video is related in class 10th chapter number 3 whose name is nationalism in India, यानी भारत में राष्ट्रवाद। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जब हम हिस्ट्री का क्रमवार अध्ययन करते हैं तो our history divided into 3 parts. The first is ancient history, प्राचीन इतिहास. The second is medieval history, means मध्यकालीन इतिहास, and the third is modern history, means आधुनिक इतिहास. And today we are going to focus on modern history. When we study modern history, then we classified modern history into 3 parts. The first part is 1857 to 1905, यानी आधुनिक इतिहास का पहला पड़ाव प्रारंभ होता है 1857 की वह स्वतंत्रता क्रांति से लेकर के 1905 तक के बंगाल विभाजन तक। दूसरा पड़ाव शुरू होता है 1905 से लेकर के 1915 तक, यानी स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन आदि तमाम घटनाएं इस काल में घटती हैं। और आधुनिक इतिहास का तीसरा पड़ाव शुरू होता है 1915 से लेकर के 1947 तक, और इसी पड़ाव पर हम आज यात्रा करने वाले हैं, इसी पड़ाव की बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1915 से 1947 तक का जो काल होता है वो गांधीयन एरा के नाम से, यानी गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1915 ही एक ऐसा दौर था, कालखंड की वो घटना थी जिस दौर में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमारे भारत में आए थे। यानी 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में, और महात्मा गांधी ने एक नए प्रकार का राष्ट्रवादी विचार, एक नए प्रकार का आंदोलन और एक नई प्रकार की जागृति, नई प्रकार की चेतना को पैदा किया था। महात्मा गांधी 1915 में जैसे ही भारत आए, 1916, 1917 और 1918 इन 3 वर्षों में भारत के अलग अलग स्थानों पे गए, भारत की उन विविधताओं को समझा, अंग्रेजों के उस अत्याचार को समझा, और 16 में वो गए खेड़ा, 17 में गए चंपारण और 18 में गए अहमदाबाद। खेड़ा के किसानों की दिक्कत ये थी कि खेड़ा का जो प्रोडक्शन था वो डिक्लीन था, और प्रोडक्शन डिक्लीन होने के साथ खेड़ा के किसान रेवेन्यू यानी लगान देना नहीं चाहते थे। उन किसानों के साथ असहयोग, उन किसानों के साथ सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए 16 में महात्मा गांधी खेड़ा पहुंचे। 17 में चंपारण, एक नाटक है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया, और उस नाटक को यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा भारत में कराई जाने वाली वह व्यावसायिक खेती थी जिस खेती का पुरजोर फायदा अंग्रेजों को मिलता था। यानी भारतीय किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे और अंग्रेज नील की खेती ही कराना चाहते थे। उस विषमता के दौर में भी महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं, नील के किसानों का सहयोग करते हैं, और 18 में वो पहुंचते हैं अहमदाबाद, यानी मिल वर्कर्स के लाइविंग और वर्किंग कंडीशन का जो हरेसमेंट था, उस हरेसमेंट को दूर करने के लिए महात्मा गांधी 18 में अहमदाबाद पहुंचते हैं। 3 सालों में महात्मा गांधी के द्वारा किए गए यूनिफाइड प्रोग्राम्स को लेकर के अंग्रेजी सरकार भयभीत होती है, और मार्च 1919 में एक एक्ट अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत में इंप्लीमेंट होता है, जिस एक्ट को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसी एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो महात्मा गांधी के 3 सालों के यूनिफाइड प्रोग्राम से अंग्रेजी सरकार चिंतित, भयभीत थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में कोई जन आंदोलन एक बड़ा व्यापक खड़ा हो और जिससे अंग्रेजी सरकार कमजोर साबित हो, और उसी आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यह एक्ट लगाया, और इस एक्ट में यह प्रावधान था कि 2 साल तक किसी भी भारतीय को बिना किसी जुर्म के अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते थे और उनको अज्ञात जगहों पर रख सकते थे। आपने काला पानी की सजा भी सुना होगा, ये रॉलेट एक्ट ही था जिस एक्ट के तहत हमारे क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा भी दी जाती थी।
मांडले जेल की भी घटना का जिक्र होगा, यानी वो यह वही जेल था जिस जेल में रॉलेट एक्ट के तहत पकड़े गए लोगों को रखा जाता था। और रॉलेट एक्ट जैसे ही मार्च 1919 में भारतीय समाज में आया, भारत का समाज इस रॉलेट एक्ट से भयभीत हो गया। सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी भी की गई। बैसाखी का मेला था और उसी बैसाखी के मेले के आयोजन पर इन क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग, ये घटना जब भी हम सभी भारतीयों के सामने आती है रोंगटे खड़ी करके जाती है, तो एक घटना भी घटी थी जिसको हम जलियांवाला बाग मैस्करे के नाम से जानते हैं। यह वही घटना थी, 13 अप्रैल 1919 को घटने वाली वही घटना थी जिस घटना में अंग्रेजों ने यानी जनरल डायर के नेतृत्व में भारतीय निहत्था समाज पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और उस गोलीबारी में हजारों लोग मर गए। और जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भारत में अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध जो था वो बढ़ने लगा और उसी प्रतिरोध को एक नए सिरे से महात्मा गांधी ने शुरू किया और भारत में पहला उनका आंदोलन था जिस आंदोलन को हम NCM के नाम से जानते हैं, यानी असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। NCM मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी की एक स्वरचित किताब है हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखा गया था और उस किताब में महात्मा गांधी ने जिक्र किया था कि अंग्रेज भारत में आए, भारतीयों के सहयोग से आए। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार प्रारंभ किया, भारतीयों के सहयोग से प्रारंभ किया। अंग्रेज व्यापारी से शासक बने, भारतीयों के सहयोग से शासक बने। तो यदि भारतीय अपना सहयोग बंद कर देंगे तो यह अंग्रेज भी धीरे धीरे स्वतः ही अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा। यानी अंग्रेजों के शासन में किसी भी प्रकार का सहयोग न हो, उस सहयोग न करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसकी शुरुआत 1919 से होती है और 1919 से यह शुरुआत हुई। गांव में इस आंदोलन का प्रभाव अलग था, शहरों में इस आंदोलन का प्रभाव अलग था। बच्चे अंग्रेजों के स्कूल में जाना बंद कर दिए, भारतीय शिक्षक थे वो अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिए, वकील कचहरियों में अभ्यास करना छोड़ दिए, यहाँ तक कि विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट यानी बहिष्कार होने लगा, होलियां जलने लगी, विदेशी शराबों की पिकेटिंग होने लगी। यानी एक प्रकार से इस आंदोलन ने किसी भी प्रकार के फॉरेन गुड्स को, फॉरेन सर्विस को दरकिनार करने का काम किया। लेकिन 22 फरवरी 1922 में घटना घटती है जिस घटना को हम चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। उस घटना में भारतीय क्रांतिकारियों ने, गरम दल के नेताओं ने जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है। अंग्रेज जल जाते हैं और इस हिंसक कार्यवाही से महात्मा गांधी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। यानी असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1922 जाते जाते फरवरी 1922 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय समाज में अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ने लगता है। अकालों का दौर शुरू होता है और अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के लिए अंग्रेज तमाम प्रकार के अप्रत्याशित लगानों पर निर्भर हो जाते हैं और वही एक अप्रत्याशित लगान होती है जिसको हम साल्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। यानी नमक एक ऐसी कमोडिटी है जो गरीब और अमीर सबके घरों में यूज होती है और इस काल में असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद साल्ट पर जब टैक्स लगा तो यह भारतीयों पर नागवार गुजरा, क्योंकि साल्ट कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, हम भारतीय लोग या हमारा किचन बिना साल्ट के नहीं चलता। और इसी साल्ट टैक्स के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा एक दूसरा आंदोलन शुरू किया गया जिसको CDM के नाम से जानते हैं, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा यानी विद रिक्वेस्ट डिसोबे, किसी रूल को आप करते हैं तो उसी को CDM कहा जाता है। यानी अंग्रेज यह नमक बनाने का काम स्वयं से करते थे, किसी भी भारतीय को कोस्टल एरियाज पे जाने की अनुमति नहीं थी, नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। और महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से 78 यानी 78 वॉलंटियर्स के साथ दांडी, जो कि गुजरात का एक कोस्टल एरिया है, वहां पहुंचते हैं, खुद से नमक बनाते हैं और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है। यानी अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए जो अप्रत्याशित नियम थे उस नियमों को भारतीय समाज तोड़ने लगता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी धीरे धीरे अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा एक मीटिंग की गई जिसको हम
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, यानी गोल मेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी परतंत्र भारत का अंतिम जनव्यापक आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की भी शुरुआत होती है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 47 में हमारा देश आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद पाकिस्तान नाम का एक देश और जन्म लेता है। रक्त रंजित विभाजन होता है, देश का संविधान बनता है। इन सभी बातों के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।